26 जानेवारी 2023 सगळ्यांनी आपापल्या भाषणामधून आणि लहान लहान मुलांनी आपल्या वक्तव्यात सांगितलं की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन दिस डे. भारताचं संविधान आज अस्तित्वात आलं. भारताचं संविधान आजपासून लागू झालं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स with effect from 26 January 1950. This has another meaning also in it. It says, if Indian Constitution is coming into force on 26 January 1950, that means certain another law was into force before the Indian Constitution. जर आज भारताचं संविधान 26 जानेवारी 1950 ला लागू झाला आणि तो अस्तित्वात आलाय, याचा अर्थ भारतीय संविधान लागू होण्यापूर्वी अजून कोणता तरी कायदा, कोणता तरी कानून, कोणता तरी लॉ, कोणता तरी संविधान या देशावर लागू होता. बरोबर आहे. तो संविधान हटवून हा संविधान लागू झालेला. मग तो संविधान कोणता होता? 26 जानेवारी 1950 आधी कोणता कायदा या देशावर लागू होता? या देशावर लागू होता. जरी या देशावर ब्रिटिश राज्य करत होते, तरी या देशावर जो कायदा लागू होता तो होता मनूचा कायदा, मनुस्मृती. म्हणून आजचा जो दिवस आहे, हा दिवस केवळ भारतीय संविधान लागू झाला किंवा भारतीय संविधानाचा जन्म किंवा भारतीय संविधानाचा अंमलबजावणीची तारीख नसून ही मनूच्या संविधानाची अंतिम मृत्यू तारीख ही आजची ही तारीख आहे. फॉर एक्झाम्पल, आपण या ठिकाणी प्रिअम्बलचं वाचन केलं. हा पूर्ण संविधान उघडून जर बघितलात, आर्टिकल 13 बघा, बाबासाहेब आंबेडकरांनी कशा पद्धतीने 2500 वर्षाचा संविधान कसं संपुष्टात आणलं. आर्टिकल 13 मध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर लिहितात की हा संविधान लागू होण्यापूर्वी जितकेही कायदे या देशावर आहेत, जितकेही रीतिरिवाज या देशावर आहेत, जितकेही प्रथा या देशावर आहेत, ते मी आजपासून शून्य घोषित करीत आहे. एका लाईनीत बाबासाहेब आंबेडकरांनी 2500 वर्षाची मनुस्मृती कायमची गाडून टाकलेली आहे. कायमची गाडून टाकली आहे. पण आता काही मनूचे नाजायज औलादी आहेत, ते पुन्हा मनूला जिवंत करायचा प्रयत्न करतायत. पण जोपर्यंत बाबासाहेब आंबेडकरांचं संविधान या भारतावर आहे, तोपर्यंत मनूची पिल्लावळ कधीही मनुस्मृतीला जिवंत करू शकणार नाही. असा संविधान बाबासाहेब आंबेडकर या देशाला देऊन गेलेलं आहे. या देशाचा संविधान, मला वाटतं मी गीते सरांचं थोडस कन्नड समजायचा प्रयत्न करत होतो, त्यांनी साऊथ आफ्रिकेचाही उल्लेख केला. अनेक देश, नेपाळ सारखा देश जो ऑफिशियली हिंदू राष्ट्र होता, आता त्याने नकार केलाय की आम्हाला आता हिंदू राष्ट्र राहायचं नाही, कारण हिंदू राष्ट्र राहून आमच्या देशाचं आतोनात हाल झालेत. आता नेपाळ सारखा हिंदू राष्ट्र तो या त्यांचा संविधान, बाबासाहेब आंबेडकरांचा संविधान बघून ते त्यांचं संविधान निर्माण करतायत. नेपाळ सारखा देश, साऊथ आफ्रिका सारखा देश बाबासाहेब आंबेडकरांना मागच्या वर्षी 2022 साली संयुक्त राष्ट्राने, युनायटेड स्टेट्सने 14 एप्रिल हा दिवस फक्त भारतात नव्हे, अख्ख्या जगात 14 एप्रिल बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती, बाबासाहेब आंबेडकरांचं जन्म तारीख, या तारखेला त्यांनी वर्ल्ड इक्वॅलिटी डे म्हणून घोषित केलेला आहे की पूर्ण जगामध्ये बाबासाहेबांची जन्म तारीख ही आम्ही जागतिक समानता दिवस म्हणून साजरी करणार आहोत. हे का करतायत माहित आहे? युनायटेड नेशन्सचे, संयुक्त राष्ट्राचे भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्ष
ज्यावेळेस त्यांनी बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाचा अभ्यास केला, बाबासाहेब आंबेडकरांचा अभ्यास केला, त्यावेळेस त्यांनी एक विधान केलं. बराक ओबामा वो अपने भाषण में कहते हैं कि अगर डॉक्टर अंबेडकर हमारे देश में पैदा हुए होते तो हमने सूरज का नाम बदलकर उसे अंबेडकर कर दिया होता. इतना बड़ा मान सम्मान भारत के संविधान का विश्व में होता है. ये लॉकडाउन से पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में था. ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने मुझे खास करके एक कोर्ट में लेकर गए. अब कोर्ट में हम कब जाते हैं? जब किसी से झगड़ा हो गया, और वो भी मैं ऑस्ट्रेलिया के कोर्ट में जा रहा हूं. उन्होंने खास मुझे वो कोर्ट दिखाने के लिए मुझे वहां पर लेकर गए. परमिशन उन्होंने निकाल ली. अब ऑस्ट्रेलिया का कोर्ट हमें देख के क्या मतलब है? ऑस्ट्रेलियाचा कोर्ट कसा दिसतो? ऑस्ट्रेलिया के कोर्ट के अंदर जाने के बाद मैं वहां पर शॉक रह गया, दंग रह गया. उस कोर्ट के अंदर बाबा साहब अंबेडकर जी का पुतला रखा हुआ था. मैंने उनको पूछा, मेरे कमिटी ने मुझे बताया नहीं कि ऐसा यहां पर है. वो बोला आपको हम दिखाना चाहते हैं हमारे यहां की कोर्ट कैसे है. तो मैंने उनको पूछा कि बाबा साहब का स्टैच्यू आपके कोर्ट रूम में कैसे? तो उन्होंने मुझे वहां बताया कि बाबा साहब अंबेडकर जी के कानून के सब्जेक्ट्स और खास करके संविधान ऑस्ट्रेलिया के जजेस को पढ़ाया जाता है, और बाबा साहब का सिलेबस ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाया जा रहा है. इतना बड़ा मान सम्मान भारत के संविधान के लिए पूरे विश्व में है, पूरे विश्व में. मैं अच्छी अच्छी बातें करूं या सच्ची बातें करूं? सिर्फ अच्छाई गिनने जाओ तो संविधान बाबा साहब अंबेडकर जी ने खुद कहा है. बाबा साहब को यह पता था, और इसलिए बाबा साहब ने इतना संघर्ष करके बाबा साहब अंबेडकर जी को संविधान सभा में संविधान का एक पन्ना भी लिखने नहीं मिले. इसलिए भारत में कोशिशें चल रही थी कि बाबा साहब भारत का संविधान ना लिख पाए. इतना संघर्ष करने के बावजूद बाबा साहब संविधान सभा में गए. 2 साल 11 महीने 18 दिन तक बाबा साहब का रिसर्च है. वे बाबा साहब ने रिसर्च करके ये संविधान भारत को निर्माण करके दिया. और जब निर्माण करके देने की बारी आई तो बाबा साहब पता है क्या कहते हैं? बाबा साहब कहते हैं कि ये संविधान तो उत्कृष्ट है, ये संविधान तो बढ़िया है, ये संविधान उत्कृष्ट है, लेकिन इसको लागू करने वाले लोग अगर गलत हो, इसको लागू करने वाले लोग अगर लायक नहीं है, तो संविधान किसी भी काम का नहीं होगा, किसी काम का नहीं होगा. और आज ऐसे लोग इस देश के संविधान पर हावी हो चुके हैं. इनका कैरेक्टर अगर आप देखो, जब संविधान सभा का गठन हुआ तब इस देश में एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा था जो संविधान सभा की उनकी जो बैठकें थी, मीटिंग्स थी, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे थे, तबाह कर रहे थे, उसको होने नहीं दे रहे थे. उनका कहना था कि भारत को संविधान की कोई जरूरत नहीं है, भारत को संविधान की कोई जरूरत नहीं है. अगर भारत से एक देश का टुकड़ा आजाद होकर दूसरा बनकर उसको अगर धर्म के ऊपर वो देश चलने वाला है, तो भारत भी धर्म के ऊपर ही चलना चाहिए. उसको संविधान की कोई जरूरत नहीं है. और ये ऑर्गेनाइजेशन भारत के संविधान बनने के खिलाफ थी. और तब ये भारत के संविधान के कैबिनेट्स या मीटिंग्स को तबाह कर रहे थे. तब ऑफिशियली भारत में इस संस्था के ऊपर बैन लाया गया. बैन का मतलब समझते हो? इस संस्था के ऊपर कानूनी बंदी लाई गई कि इनके एक भी आदमी को संसद के वो जो संविधान सभा होती थी उसके अंदर नहीं छोड़ना है. उस संस्था के किसी भी व्यक्ति को अंदर नहीं छोड़ना है. और आज
जो संस्था भारत के संविधान बनने के खिलाफ थी, आज उसी संस्था की ऑफिशियल पॉलिटिकल विंग भारत के संविधान पर काबिज हो चुकी है। वो संस्था का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस। ये भारत के संविधान बनने के खिलाफ थी और आज उनकी पार्टी भारत के संविधान को चला रही है। अब मुझे बताओ, वो संविधान को तबाह करेगी या उसको बड़ा करेगी? जो लोग संविधान बनने के ही खिलाफ थे, क्या वो संविधान को चलाएंगे? आज उन्होंने देश के एक एक आर्टिकल को खत्म करना शुरू कर दिया, एक एक आर्टिकल को। इस देश में हम लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग, बाबा साहब को मानने वाले लोग, रिजर्वेशंस के ऊपर डिपेंड है। इन्होंने हमारे एक भी परसेंटेज को हाथ नहीं लगाते हुए सारे पब्लिक सेक्टर जहां पर रिजर्वेशन लागू है, सारे बेचने का काम शुरू कर दिया। अब आपका पब्लिक सेक्टर रहा ही नहीं, नौकरियां कहां लेने जाओगे? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से अडानी, अंबानी, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, जी लिटेरा, पोता इन प्राइवेट प्लेयर्स को शिक्षा के दरवाजे खोल दिए हैं। अब हमारे बच्चे लेबर बनने का शिक्षा ले रहे हैं और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो आईएएस, आईपीएस बनने का शिक्षा ले रहे हैं। धीरे धीरे पूरा संविधान ये लोग नष्ट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग आज भी उस संविधान को बचाने के लिए आगे नहीं आ पा रहे। और इसलिए आज सिर्फ संविधान का गौरव करके ही नहीं चलेगा, इसको बचाने के लिए भी हम लोगों को आगे आना होगा। आज अरविंद गट्टी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं और उनके प्रति संवेदना भी जाहिर करता हूं। 10 दिन पहले उनके माताजी का देहांत हो गया और जब मैंने शशि जी से पूछा कि शायद अब ये प्रोग्राम नहीं होगा आज का, क्योंकि 10 दिन भी नहीं हुए हैं, माताजी का देहांत हुआ है, तो उन्होंने कहा नहीं वो प्रोग्राम कर रहे हैं। मां का देहांत होने के बावजूद भी आज उन्होंने ये संविधान का उजागर करने का कार्यक्रम रद्द नहीं किया, क्योंकि आज के दिन भी लोगों तक ये काम जाना चाहिए। क्योंकि ये मंच, ये जो बातें हम कह रहे हैं, ये कोई बातें टीवी मीडिया नहीं बताएगा। अब 2-3 दिन से टीवी चालू करते ही, मैं तो टीवी देखता नहीं हुआ, सुबह मुझे अपडेट शशिकांत ने दिया कि टीवी पे कोई बागेश्वर बाबा का दिन भर चल रहा है ना? टीवी लगाते हो, बागेश्वर बाबा दिन भर चल रहा है। मैंने शशि को बताया, ये बागेश्वर बाबा को नहीं बता रहे हैं, ये बागेश्वर बाबा को नहीं बता रहे हैं। 2 हफ्ते पहले बीबीसी ने भारत की एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की है। आज उसका सेकंड एपिसोड रिलीज हुआ है। सेकंड एपिसोड, वो सेकंड एपिसोड हम देख रहे थे। फर्स्ट एपिसोड पिछले हफ्ते रिलीज हुआ है। ये एपिसोड लोग ना देखे, बीबीसी का भारत के ऊपर बना हुआ डॉक्यूमेंट्री लोगों तक ना जाए, इसलिए इन्होंने 24 घंटे बागेश्वर बाबा को दिखाना शुरू किया है। 24 घंटे। और हम क्या कह रहे हैं? हमें अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य मिलना चाहिए। अब मुझे बताओ, 74 इयर्स हो रहा है देश के संविधान को लागू होकर, 74 इयर्स। क्या 74 सेकेंड्स भी आप लोगों की खबर टीवी पर आ रही है? 74 सेकेंड, 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है। 1 मिनट। 75 साल के आजादी में भारत के मीडिया में 24 घंटे में से 1 मिनट का भी समय हमारी खबरों के लिए नहीं है। हमारी खबरें नहीं है। बागेश्वर बाबा को दिन भर दिखा रहे हैं। ये प्रजासत्ताक की या गणतंत्र, लोकतंत्र के लिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने तभी कहा था ये ज्यादा देर नहीं चलने वाला, नहीं टिकने वाला। और इसलिए हम लोगों को इकट्ठा होकर हमारी व्यवस्था हमको खुद तैयार करनी होगी। जैसे आज हमने अभी यहां पर प्रियम्बल पढ़ा। क्या था प्रियम्बल? प्रियम्बल में हम लोगों ने शपथ ली है
क्या शपथ ली हमने कि हम भारत के लोग भारत को क्या बनाएंगे? जस्टिस, न्याय देंगे। मैं मराठी में इसको पढ़ता हूं, आप लोगों ने कन्नड़ में पढ़ा। आम्ही भारताचे लोक भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्यांच्या सर्व नागरिकास काय प्राप्त करून देणार आहोत? सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। अब ये जो शब्द बाबा साहब ने यूज किया है, ये बहुत रिसर्च के बाद यूज किए हैं। भारत के संविधान का उद्देश्य क्या है? न्याय प्राप्त करना। कौन सा न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम आर्थिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हमें सिर्फ चाहिए राजनीतिक न्याय। यही है, इतने सालों से हम सिर्फ राजनीति में आगे हैं, सामाजिक क्षेत्र हमारा जीरो है, आर्थिक क्षेत्र में हमने अब कभी देखा भी नहीं है। क्या है आर्थिक क्षेत्र हमारा? और बाबा साहब कह रहे कि पहले सामाजिक न्याय, उसके बाद आर्थिक न्याय, उसके बाद राजनीतिक न्याय। हम लोग उल्टे हैं, हमको पहला राजनीतिक न्याय चाहिए और हमने हासिल भी किया है। आज इस देश में राजनीतिक न्याय के तौर पर सबसे ज्यादा अगर कोई सक्षम समाज है, कोई सबसे ज्यादा मजबूत समाज है, तो वो हम हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको आप लोग खासदार कहते हो, सांसद बोलता ना मराठी मध्ये खासदार, फक्त तुमच्यासाठी शेड्यूल कास्ट साठी, एससी साठी 135 खासदार संसदेत बसलेले आहेत। फक्त तुमचे, त्यांनी दुसऱ्यांचे विषय घ्यायचे नाहीत, फक्त शेड्यूल कास्टच्या विषयासाठी 135 खासदार आहेत। आज जसं आपण कर्नाटकामध्ये बसलेलो आहोत, कर्नाटकची एक विधानसभा आहे, महाराष्ट्राची विधानसभा आहे, हरियाणाची विधानसभा आहे, पंजाबची आहे, जितकेही राज्य या देशात आहेत प्रत्येक राज्याची एक विधानसभा आहे आणि प्रत्येक विधानसभेमध्ये अनुसूचित जातीसाठी राखीव सीटा आहेत। या सगळ्या जर एकत्रित केल्या तर 1,500 आमदार फक्त आमचे आहेत। 1,500, 135 खासदार, 1,500 आमदार आणि यापूर्वीचा एक राष्ट्रपती आमचा होता, राष्ट्रपती। आता द्रौपदी मुर्मू आहे। बघा, बाबासाहेब आंबेडकरांची दिलेला संविधान लागू होण्यापूर्वी मनूचा संविधान लागू होता आणि त्या मनूच्या संविधानामध्ये द्रौपदीचं वस्त्रहरण, चीरहरण केलं जायचं। मनूचा कायदा या देशातल्या द्रौपदीला साडी घालायची परवानगी देत नव्हता। बाबासाहेब आंबेडकरांचा कायदा या देशात द्रौपदीला राष्ट्रपती बनवतो। कळतंय? मनूचा संविधान आणि बाबासाहेबांचं संविधान, या दोन संविधानाची लढाई आता सुरू झालेली आहे। या देशात हिंदू, मुसलमान, ख्रिश्चन, जैन, पारसी, ब्राह्मण अशी लढाई नाही। या देशामध्ये धर्मांची लढाई नाही। या देशात आता फक्त एकच लढाई सुरू आहे, मनूचा कायदा का बाबासाहेबांचा कायदा। जी लोक संविधानाच्या बाजूने आहेत, जी लोक बाबासाहेबांच्या संविधानाला सपोर्ट करतायत, ती लोक आणि वर्सेस मनूच्या कायद्याला सपोर्ट करणारी लोक। आज अनेक माझे हिंदू मित्र आहेत, ब्राह्मण मित्र आहेत, आज अनेक लोकांनी लोकतंत्र दिवस, लोकशाही दिवस साठी शुभेच्छा दिल्या आहेत, तर त्यांनी त्यांचे डीपी ब्लॅक करून ठेवलेले आहे, स्टेटस ब्लॅक केलेलं माझ्याकडे आहेत। आज ते काळा दिवस मनवत आहेत। काळा दिवस का? तर संविधान लागू झाला। या देशामध्ये एक वर्ग संविधानाचा विरोध करतोय आणि एक वर्ग संविधानाला असं पूजतोय, मांडतोय। आणि म्हणून जेही संविधानाचे समर्थक आहेत त्या सगळ्यांना आपापली जात, आपापला धर्म, आपापली लँग्वेज, आपला स्टेट
हे विसरून एकत्र यावं लागणार आहे. कारण जोपर्यंत संविधान प्रेमी, संविधानाला प्रेम करणारी लोक एकत्रित येणार नाहीत, तोपर्यंत या फॅसिस्ट ताकदांना, या मनोवाद्या लोकांना आपण हरू शकणार नाही. म्हणून आपल्या लोकांना एकत्र, माझी भाषा तुमची भाषा वेगळी असेल. या देशाचं संविधान बघा किती सुंदर बाबासाहेबांनी तयार केलेलं आहे. 1 किलोमीटरवर राहण सहन बदलते, भाषा बदलते, खाण्यापिण्याचे तौर तरीके बदलतात. 132 कोटी लोक या देशात राहतात. 132 कोटी. हे 132 कोटी गेल्या 75 वर्षामध्ये एकत्रित आहेत. ते केवळ बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानामुळे, ते केवळ बाबासाहेबांच्या संविधानामुळे. आणि म्हणून मी जो विषय तुम्हा लोकांना सांगायचा प्रयत्न करतोय की आम्हाला सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाची ही लढाई लढावी लागणार आहे. केवळ राजनीतिक लढाई लढून चालणार नाही. बाबासाहेब आंबेडकरांनी खूप आधीच ओळखलं होतं की या देशामध्ये लोकशाही जास्त काळ टिकणार नाही. माझ्याकडे बाबासाहेबांच्याच त्यांच्याच शब्दातलं त्यांचं भाषण आहे की लोकशाही जास्त काळ टिकणार नाही, लोकशाही नष्ट होणार आहे. आणि म्हणून बाबासाहेबांनी जाता जाता आम्हाला बुद्धाची शरण बाबासाहेब देऊन गेले. का देऊन गेले माहित है? बाबा साहब आपको बुद्ध क्यों देकर गए? बाबा साहब को पता था कि एक ना एक दिन इस देश में कोई ना कोई मोदी खड़ा होगा और इस देश का संविधान खत्म करने के लिए आगे आएगा. उस समय मेरे लोग कहां जाएंगे? उस समय मेरे लोगों के साथ क्या होगा? और इसलिए बाबा साहब आपको बुद्ध की शरण में लेकर गए कि जिस दिन इस देश का संविधान तुम्हारे रक्षा करने के लिए नाकामयाब रहा, उस दिन बुद्ध के पीछे चले जाओ. ये बुद्ध तुम्हारी रक्षा करने के लिए खड़ा हो जाएगा. ये बुद्ध तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ा होगा. लेकिन हम बुद्ध की ओर जा ही नहीं रहे. हम बुद्ध की ओर नहीं जा रहे. हम कहां जा रहे हैं? मरियाही, खंडोबा, वहां जा रहे हैं. वहां जाने के बावजूद हमारी रक्षा नहीं हो रही है. और आज ये लोग जिनका बुद्धिज्म से कोई लेना देना नहीं, वो भारत के बाहर जाकर क्या कहते हैं पता है? शायद आप लोग नहीं जाते हो, मैं भारत के बाहर जाता रहता हूं. वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट 128 बौद्ध देशों का संगठन है विश्व में. 128 बुद्धिस्ट कंट्रीज. उस 128 बुद्धिस्ट कंट्रीज का आज मैं स्टैंडिंग कमेटी सेक्रेटरी हूं. सेक्रेटरी के तौर पर मैं काम कर रहा हूं. हमारे कॉन्फ्रेंसेस में इस देश का प्रधानमंत्री आता है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आता है और वहां आकर क्या कहता है पता है? कि मैं भारत से आया हूं, भारत बुद्ध का देश है. वहां पर यहां नहीं. यहां आने के बाद भारत हिंदू राष्ट्र है और बाहर जाने के बाद भारत बुद्ध राष्ट्र है. मैं कभी कभी सोचता हूं कि जो आदमी पूरा जीवन हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहा है, उसको बुद्ध का नाम लेने की मजबूरी क्यों है? सोचो, मेरी पूरी ट्रेनिंग हुई है ब्राह्मणों की गुलामी करने के लिए, हिंदू राष्ट्र स्थापन करने के लिए. मैं बुद्ध से नफरत करता हूं. यह बुद्ध की व्यवस्था को खत्म करने के लिए 2500 सालों से इनके लोगों ने काम किया है. आज उनको बुद्ध का नाम लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. उस बुद्ध की कितनी ताकत है, ये मोदी को जाके पूछो कि बुद्ध में कितनी ताकत है, कि उसको बुद्ध के सामने लीन होना पड़ रहा है. ये ताकत बाबा साहब आपको देकर गए हैं. ये ताकत बाबा साहब आपको देकर गए. हम ये ताकत नहीं जान रहे हैं. हमारे दुश्मनों को हमारी ताकत पता है, हमारे लोगों को पता नहीं. और इसलिए सामाजिक पहचान हम लोगों को तैयार करनी होगी. मैंने कहा ना, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये बाबा साहब ने सीक्वेंस दिया है. और सामाजिक पहचान तब तक नहीं बनेगी जब तक तुम हिंदू हो, तब तक नहीं बनेगी. क्या क्या पहचान बनाओगे?
हिंदू महार, हिंदू चमार, हिंदू ढोर, हिंदू मातंग। आपके यहां कर्नाटक में क्या होती है जातियां? माला मदिरा यहां नहीं, आंध्रा में होती है। क्या ये पहचान से आप कभी इकट्ठा हो पाओगे? शादी लगानी है तो महार महार के घर में शादी लगा रहा, चमार चमार को ढूंढ रहा है। इस व्यवस्था में रहकर आप कभी समाज तैयार नहीं कर पाओगे। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब अंबेडकर जी ने एक्सप्लेन करके हमको बताया है कि अगर आपको समाज तैयार करना है तो पहली कंडीशन है उसमें कास्ट सिस्टम नहीं होनी चाहिए। अब हिंदू धर्म में कास्ट सिस्टम है या नहीं है? है या नहीं है? है। और हिंदू रहकर आप लोग समाज बना पाओगे? और इसलिए बाबा साहब ने आपको समाज के तौर पर इकट्ठा लाने के लिए पहले हिंदू धर्म से बाहर निकाला और ऐसा धर्म चुना जहां पर जातियां नहीं है, जहां पर जातियां नहीं है। और बाबा साहब ने हमको कहा कि जब तुम बौद्ध धर्म में आओगे तब जिस तरह से कोई नदी, कोई नाला महासागर में जाकर मिलता है और अपनी खुद की पहचान भुला देता है, कोई नहीं बोल सकता कि ये गंगा का पानी है या यमुना का पानी है या गोदावरी का पानी है, उस तरह से बौद्ध धर्म में आओ और अपनी अपनी जातियों को खत्म करके बौद्ध धर्म में आओ। जातियां बाहर रखकर यहां पर आओ। महार, मातंग, चमार, ढोर, ये जातियां लगाकर अगर पूरा जीवन भी निकाल दोगे इस चिकोड़ी के बाहर, चिकोड़ी में है हम लोग, कल्लोल में, कल्लोल के बाहर कुत्ता भी नहीं पूछेगा। ये जो जातियों के नाम लेकर चलोगे ना, महार, मातंग, चांभार, ढोर, या कल्लोलच्या बाहेरही तुम्हाला कुणी विचारणार नाही, कुणी तुम्हाला विचारणार नाही। पण ज्या दिवशी तुम्ही बौद्ध म्हणून ही ओळख स्वतःची निर्माण कराल, हे सगळे बौद्ध देश तुमच्या स्वागतासाठी तयार राहतील की भारतात माझा बौद्ध बांधव आलाय। ही सामाजिक ओळख तयार करा, बौद्ध म्हणून ओळख तयार करा। ही बौद्ध म्हणून ओळख तयार केल्यानंतर स्वतःची अर्थव्यवस्था ताब्यात घ्या, स्वतःची अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था ज्या दिवशी ताब्यात घ्याल त्या दिवशी तुमची राजनैतिक व्यवस्था तुमच्या ताब्यात असेल। तुम्हाला माहित आहे या देशात एक अत्यंत अल्पसंख्याक समाज राहतो, ब्राह्मण नाही, जैन। 0.4% त्यांची लोकसंख्या आहे। जैन इनकी लोकसंख्या 0.4% है, लेकिन उन्होंने अपनी सामाजिक पहचान बनाई, वो सिर्फ जैन है। कोई उच्च जैन, कोई नीच जैन, कोई इस जाति का जैन, कोई हिंदू जैन, कोई मुसलमान जैन, कोई बौद्ध जैन, ऐसा कभी नाम सुना आपने? जैन सिर्फ जैन होता है। उसने अपनी सोशल पहचान बनाई, उसके बाद उसने अपनी अर्थव्यवस्था के लिए काम किया। आज इस देश की अर्थव्यवस्था जैनों के हाथ में है। सिर्फ 7 परिवार इस देश को, जैनों के परिवार इस देश को चलाते हैं, सिर्फ 7 परिवार। अडानीस, अंबानीस, ये लोग। अब बोलो 0.4% के लोग सरपंच तो बन सकते हैं क्या? कल्लोल मध्ये सरपंच पदासाठी जर तुमच्याकडे जैनांची मतच नसतील तर एखादा जैन सरपंच बनू शकेल का? नाही, कारण त्यांच्याकडे मत नाही। मत तर आमच्याकडे आहेत। पण त्यांनी त्यांच्या सामाजिक न्यायाची लढाई लढली, त्यांनी त्यांच्या आर्थिक न्यायाची लढाई लढली। आज त्यांच्या हातात त्यांची राजनैतिक न्याय आहे, लढाई आहे। 0.4% लोक, जी लोक सरपंच बनू शकत नव्हती, आज त्यांचा होम मिनिस्टर अमित शाह हा जैन त्यांनी त्यांचा बसवला। का? तर त्यांनी त्यांची सामाजिक आणि आर्थिक लढाई लढली, त्यांच्या हातात त्यांची राजनैतिक लढाई आली। आमच्या हातात राजनैतिक न्याय असूनही आमच्या काही कामाचं नाही, कारण आमची सामाजिक आणि आर्थिक व्यवस्था नाही।
सामाजिक आर्थिक व्यवस्था नसल्यामुळे एवढी मोठी राजकीय ताकद आमच्या काही कामाची नाही. 135 आमदार, 1,500 खासदार, एक राष्ट्रपती आमच्या काडीच्याही कामाचा नाही आहे का? सगळे पब्लिक सेक्टर विकले जात आहेत, एकही खासदार संसदेत बोलायला तयार नाही. SC ST अॅट्रॉसिटी ऍक्ट मध्ये चेंजेस करण्यात आले, एकाही खासदाराने शब्द काढला नाही. भीमा कोरेगावची दंगल घडवण्यात आली, एकाही आमदाराने खासदाराने ब्र शब्द काढला नाही. रिझर्वेशन इन प्रमोशन हटवण्यात आलेलं आहे, एकही आमदार खासदार बोलत नाही. सांगा, ही राजकीय ताकद काय चाटायची? काय करणार आमदार खासदार तयार करून? जोपर्यंत तुमची सामाजिक आणि आर्थिक न्याय, आर्थिक लढाई स्ट्रॉंग होत नाही, तुमची ही अशीच राजनैतिक परपट होत जाणार आहे. म्हणून मी तुम्हा लोकांना आव्हान करतो, आमचे कट्टी सर इथे बसलेले आहेत, मी त्याच्यावर काम करतोय, अर्थव्यवस्थेवर काम करतोय, बौद्धांची स्वतंत्र व्यवस्थेवर काम करतोय. त्या अर्थव्यवस्थेमध्ये, कारण आपण असे किती काळ येत जाणार आहोत, किती वेळ तुम्ही मला ऐकायला याल, त्याच गोष्टी ऐका. बाबासाहेबांनी केलेलं कामच मी तुम्हाला सांगणार आहे. आपलं काय आहे, आम्ही काय करत आहोत? नुसतं संख्या गर्दी करण्याऐवजी जे काम आम्ही करतोय त्या कामामध्ये जर तुम्ही सामील झालात तर आमची बौद्धांची स्वतंत्र व्यवस्था उभी राहील. त्याच्यावर मी काम करतोय, त्यासाठी आज मी काम करतोय. आमच्या स्वतःची बँकिंग सिस्टम असावी, बौद्धांची बँकिंग सिस्टम. आज बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेला संविधान, त्याचा वापर हे ब्राह्मण बनिया करतायत. आम्ही केवळ संविधानाच्या सभा घेतोय. आज जी लोक खऱ्या अर्थानं बाबासाहेबांच्या संविधानाचा वापर करतायत त्याने एका शब्दाने शुभेच्छा दिलेल्या नसणार आहेत. आणि आम्ही जे संविधानाचा पुरेपूर वापर पण करत नाही आहोत, आम्ही गौरव करतोय. आम्ही अजून संविधान वाचलाही नाहीये पूर्ण, आम्ही सभा संमेलन करतोय. आणि म्हणून बाबासाहेब आंबेडकरांच्या लिखाणाचा नुसता गौरव करण्याऐवजी त्याच्यावर काम करण्याची आज अत्यंत गरज आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेला ग्रंथ प्रॉब्लेम ऑफ रुपी, या ग्रंथावर आज रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया उभी आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया. माझा प्रश्न स्वतःसाठीच आहे कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिखे हुए प्रॉब्लम ऑफ रुपी पर अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बन सकती है तो बाबा साहब का वही किताब पढ़ के मैं बौद्धों की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्यों नहीं बना सकता? और उसके लिए मैं काम कर रहा हूं. उसके लिए मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूं कि आप लोग आओ. जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की आज आप लोगों ने चेक दिया, धनादेश दिया बाबा साहब की संस्था को बढ़ाने के लिए, उस संस्था के माध्यम से हम बाबा साहब के बौद्धमय भारत का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें बौद्धों की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था हो, स्वतंत्र शिक्षा की व्यवस्था हो. आज हमारे बच्चे ब्राह्मणों के स्कूल में जाकर हमारे बच्चों को हम फिर से हिंदू धर्म में ढकेल रहे हैं. ये जो बच्चे यहां बैठे हैं ना, किसी को बुद्धम शरणम गच्छामि नहीं आता होगा, लेकिन उनको गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु पूरा आता हो. ये तो ना क्यों आता है पता? क्योंकि सुबह सुबह स्कूल में जाने के बाद सभी बच्चों को खड़ा करके गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा पढ़ाया जाता है. हमारे घर में नहीं पढ़ते, वो स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं. और इसलिए ये शिक्षा की व्यवस्था हमारे खुद के हाथों में हो, इसलिए हम खुद की यूनिवर्सिटी तैयार कर रहे हैं. और आने वाले 5 सालों में गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु नहीं, बुद्धम शरणम गच्छामि किए बगैर हमारे स्कूल और क्लासेस शुरू नहीं होंगे. इसके लिए सपोर्ट करो, इसके लिए साथ आओ. सिर्फ फूल बरसाने से मूवमेंट खड़ी नहीं होने वाली है, सिर्फ पटाखे फोड़ने से बाबा साहब की मूवमेंट खड़ी नहीं होने वाली है. हम लोगों को इकट्ठा होकर, आज संख्या हमारे पास है, हमारे पास भले पैसे नहीं हो, हमारे पास भले मीडिया नहीं हो, हमारे पास भले ही संसद नहीं हो, हमारे पास भले IAS IPS नहीं हो, लेकिन हमारे पास संख्या है. पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हमारी है, 22% लोग हम लोग पूरे देश भर में हैं.
ये 22% लोग भी अगर समझ जाए कि हम लोगों को बाबा साहब की किस दिशा पर चलना है, हमें 10 साल भी ब्राह्मणों से आगे जाने के लिए नहीं लगेंगे। इस देश की पूरी व्यवस्था हम 10 साल में काबिज कर सकते हैं अगर हम बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चले तो। आज आप लोगों ने, क्योंकि मुझे भी आगे चलना है, ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा,